वेलकम बैक बच्चों। तो वो कल हमने शुरू किया था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा चलो देख लेते हैं बेटा ये हम वो ह्यूमन कैपिटल की चर्चा की थी थोड़ी सी। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पर्टिकुलर जितने भी लोग आपके एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं या जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रेजेंटली मींस बेटा डॉक्टर, नर्स, प्रोफेसर, टीचर, अकाउंटेंट, और भी कोई जॉब जानते हो या उन सब का बेटा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये ह्यूमन कैपिटल है। तो ह्यूमन कैपिटल के बहुत सारे सोर्सेस हैं, दिमाग में भी होगा सोर्स है बेटा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, माइग्रेशन पॉपुलेशन ही है। मैं कहता हूं जितनी तेजी से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेजी से सर किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है कि वो बेटा क्रिएट कर पाए बहुत सारी एजुकेशन फैसिलिटी या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, या बेटा नंबर ऑफ बेड्स उसी तेजी से इंक्रीज कर पाए हॉस्पिटल में। सर पॉपुलेशन 1-1.5 करोड़ हर साल इंडिया में बढ़ जाती है, हर साल 1-1.5 करोड़। सर बताओ इतने कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं या टेक्निकल इंस्टीट्यूट, या इतने सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बनाए जा सकते हैं एवरी ईयर कि 1 करोड़ बच्चों का एडमिशन हो सके। नंबर ऑफ बेड्स हालात देखे थे ना कोविड में, 5,000 आईसीयू बेड थे, 140 करोड़ पॉपुलेशन थी, बड़ा बड़ा कर कहीं लाखों क्रिएट किया गया। सिर्फ 5,000 थे पूरे देश भर में, हालात देख लो। ठीक है ना, एक एक हॉस्पिटल में एक एक या दो दो बेड थे, दैट्स इट। तो सर समझ सकते हो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में सबसे बड़ी दिक्कत तो पॉपुलेशन की है। ठीक है ना, क्या इतने लोगों को सैनिटेशन फैसिलिटी देना आसान समझ रहे हो क्या? 140 करोड़, सर बहुत मुश्किल काम है। ठीक है ना जी, समझ में आती है बेटा बात? और वो सेकंड प्रॉब्लम इज ब्रेन ड्रेन। ठीक है ना जी, और वो ब्रेन ड्रेन समझते हैं शायद सब, मतलब बेटा और वो ब्रेन वॉश करना सिंपली मतलब। ठीक है ना जी, और बेटा आज की तारीख में तो मुझे लगता है हम तो एक बहुत छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, तब भी हालात ये हैं बेटा, हर किसी को कनाडा जाना है। ठीक है ना, हमारे बैच में तो फिर भी चलो रेयर है। ठीक है ना, लेकिन मैं देखता हूँ भैया, मैंने पास्ट ईयर के बैचेस तो देखे, मेरे कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट कनाडा है। पता नहीं क्या ही अच्छा लगता है, जबकि बेटा कभी नहीं सोचेंगे व्हाट इज द पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी को कभी नहीं सोचते। बेटा अगर यहां आपकी जॉब ₹1,00,000 है और आप एक ठीक जीवन जी रहे हो, आपको लगता है यार वहां मुझे 2.5-3 लाख रुपए मिल रहे हैं और चले जाते हैं, ये नहीं पता बेटा वहां परचेसिंग पावर पैरिटी बेटा इस 1 लाख के इक्वलेंट 4 लाख में आती है। सिर्फ ये दिखता है 1 से मैं 3 पे पहुंच जाऊंगा, फटाफट चल देता हूं। तो ज्यादा काम मैन पावर प्लान
प्यार करने लग गया। उसी बार बेटा एकेडमिक स्टैंडर्ड के अलावा और इस बात से समझ सकते हो मैंने पहले भी चीज कि बेटा आपको फटाफट सेकंड वाले एकेडमिक स्टैंडर्ड हमारी एजुकेशन को हमेशा से और तो देखो बेटा बाबू समझिए बेटा बढ़ाते हैं बात। बात को
पढ़ा आपने इतना? बस यहां तक भी पढ़ दो तो मेरे लिए ओके। ठीक है जी, मैं बात करूं। बेटा टॉपिक आता है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल हम सब पढ़ रहे हैं तो अभी जानते हैं इसके बारे में। बेटा ये एक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन डेवलपमेंट इसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये बेटा हमारी जनरल लाइफ का कंसेप्ट है। तो वो ह्यूमन कैपिटल क्या कहता है? कहता है बेटा एजुकेशन और हेल्थ एक सोर्स है जीडीपी बढ़ाने का। यही तो कहता है ह्यूमन कैपिटल। एजुकेशन पे खर्चा करो, हेल्थ पे खर्चा करो, जीडीपी कहीं ना कहीं देश का बढ़ेगा। यही तो कहता है ह्यूमन कैपिटल। बाबू ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है? क्योंकि ये जनरल लाइफ का कंसेप्ट है, ये कहता है एजुकेशन और हेल्थ इंटीग्रल पार्ट है एक ठीक लाइफ जीने के लिए। अगर एक ह्यूमन बीइंग को एक बहुत ठीक ठाक लाइफ जीनी है तो एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करना पड़ेगा। जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट नहीं है, ये जीडीपी की बात भी नहीं करता। तो वो ह्यूमन कैपिटल क्या कहता है? ह्यूमन बींग्स आर द मीन्स टू रीच एन एंड। ह्यूमन बींग एक मीन्स है किसी एंड तक पहुंचने का, और वो एंड क्या है बेटा? द इंक्रीज इन द जीडीपी। कि जीडीपी को बढ़ाने का ह्यूमन बींग भी एक मीन्स है। ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है ह्यूमन बींग्स आर द एंड इन देमसेल्फ। उनसे ऊपर भी कोई चीज है क्या? मतलब ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक का कंसेप्ट है, इसने ह्यूमन बींग को भी मीन्स बताया जीडीपी बढ़ाने का। और इसने क्या कहा? ह्यूमन बींग्स आर एंड इन देमसेल्फ। इनसे ऊपर कुछ नहीं है, यहीं खत्म है सब कुछ। ह्यूमन बींग से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट नहीं है, ये बेटा ह्यूमन को इंपॉर्टेंस देता है। जबकि ये जीडीपी को इंपॉर्टेंस देता है। ये तो हर चीज को एक रास्ता बता देगा। ह्यूमन बींग को भी रास्ता बता रहा है, एजुकेशन हेल्थ को भी एक रास्ता बता रहा है। समझ में आई बेटा बात? ठीक है जी, टॉपिक छोटे छोटे हैं पर परेशान करते हैं पेपर में। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बेटा बात को। लो जी, अब सर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, अब थोड़ा टाइम खर्चने वाला टॉपिक आ गया। चलो जी पढ़ते हैं बेटा। स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक ठाक टाइम लगाएंगे, पढ़ते हैं एक बार। ओ, एक चीज का ना क्वेश्चन किया गया है, ठीक है ना, उसी का आंसर भी किया गया है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है एजुकेशन और हेल्थ में। यही क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है हमें इस पैराग्राफ में, ठीक है ना। और पेपर में पूछा भी जाता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन आप क्यों समझते हो, क्यों जरूरी है एजुकेशन और हेल्थ में। मेरी तरफ देखना। तो वो दो तीन वजह हैं। एक तो बेटा सबसे पहली वजह, बेटा हर सोसाइटी का ना एक मेन गोल यही है कि एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड की जाए। कोई भी सोसाइटी को आप एज्यूम कर लो, इधर यूके और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, बेटा हर सोसाइटी में एक गोल माना जाता है कि एजुकेशन और हेल्थ दी जानी चाहिए, सबको दी जानी चाहिए। इस वजह से बेटा गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है। दूसरी वजह बेटा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है। और बेटा आप प्राइवेट सेक्टर को कभी भी मजबूर नहीं कर सकते कि सरकार का सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट है, सरकार नहीं कर सकती। आप फ्री में दो एजुकेशन या फ्री में दो हेल्थ, कौन देगा? प्राइवेट इंस्टीट्यूट। बेटा प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसी जगह पर पैसे ही नहीं खर्च करते बेटा जो चीजें नॉन प्रॉफिटेबल हो, या जो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी हो, प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं आगे आएगा। तो बेटा इसी वजह से गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए गवर्नमेंट को आप देखो बेटा, जगह जगह सरकारी स्कूल बना रही है, सरकारी हॉस्पिटल बना रही है। वो बात अलग है कि बेटा अच्छे सिटीजन्स नहीं बेचते, तो ठीक है, फाइनेंशियली ठीक ठाक है, वो नहीं बेचते बेटा, लेकिन फिर भी सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ही रही है। कहने की बात है भैया, सरकारी टीचर्स की सैलरी सोच लो, सरकारी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे डॉक्टर स्टाफ को सोचो बेटा, कितना गवर्नमेंट पे कर रही है। गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से खर्च ही सकती है, तो खर्च ही रही है, आपका फंडामेंटल राइट पूरा कर रही है। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब बाबू एक और टॉपिक शुरू हो रहा है, पहले पढ़ लो, मैं फिर क्वेश्चन और आंसर दोनों का डिस्कशन करूंगा।
क्वेश्चन जो पेपर में बहुत ज्यादा आता है कि हु कंट्रोल्स द एजुकेशन एंड द हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। और बेटा इसका आंसर आपको इस पूरे पैराग्राफ में मिला होगा। एक बार हल्का सा डिस्कशन मैं भी कर देता हूं कि आपको बात समझ में आई कि नहीं। बेटा अगर आप हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को देखो चाहे स्टेट गवर्नमेंट को देखो, बेटा दीज आर डिवाइडेड इनटू मिनिस्ट्रीज। देखते हैं मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड है बेटा, कहीं ना कहीं कोई रेलवे मिनिस्ट्री है बेटा, कहीं ना कहीं कोई बेटा टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, कहीं ना कहीं बेटा कोई लॉ मिनिस्ट्री है, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और इनके ऊपर बैठे हुए एक एक मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर है हमारे देश के पास बेटा, रेलवे का मिनिस्टर भी है हमारे पास, फाइनेंस मिनिस्टर भी है ऐसे ही होता है बेटा। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड है बेटा। और बाबू इन मिनिस्ट्रीज में फर्दर डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई भी मिनिस्ट्री है बेटा कहीं ना कहीं बेटा डिपार्टमेंट होते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन ये उठता है कि एजुकेशन सेक्टर को कौन कंट्रोल करता है इंडिया में। ठीक है जी, हम ऐसे कंट्रोल के एंगल से नहीं, हम बोलेंगे फैसिलिटी के एंगल से। फैसिलिटेट करते हैं, कंट्रोल तो खैर चलो ये वर्ड बोलना भी नहीं चाहिए बाबू। मिनिस्ट्रीज बोथ एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल, एजुकेशन मिनिस्ट्री बोथ एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल ये भी कंट्रोल करते हैं बाबू। क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट, उसमें कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वो भी बेटा कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल करता है। इसके अलावा बेटा कुछ और इंस्टीट्यूशन के नाम है, एनसीईआरटी, यूजीसी और बेटा एआईसीटी। मैंने तो तीनों के नाम सुन लिए थे कोविड में, होपफुली आपने भी सुन लिए होंगे। ठीक है ना बाबू, एनसीईआरटी का नाम ये तो बताने की जरूरत नहीं है 12th क्लास के बच्चे को। यूजीसी क्या है बेटा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसी ने कहा था बेटा बच्चों को प्रमोट करो एक साल, कोई दिक्कत नहीं, पेपर नहीं भी होते तो। ठीक है ना जी बाबू। एआईसीटी बाबू ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए काम करती है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि बेटा जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक एमटेक वाले लोग, ये उस सेक्टर में काम करती है बाबू। ये तीनों भी कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करते हैं एजुकेशन सेक्टर को। यानी कि कुल मिला के लिखना क्या है, 5 बातें। एजुकेशन मिनिस्ट्री एट द सेंट्रल और द स्टेट लेवल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एनसीईआरटी, यूजीसी और एआईसीटी। बाबू ये सब ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्रीज फैसिलिटेट करते हैं एजुकेशन सेक्टर को इन इंडिया। ठीक है जी। सेम बात अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बोलूं तो बेटा बिल्कुल सेम है बाबू। हेल्थ मिनिस्ट्री बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और बेटा 2 ऑर्गेनाइजेशन के नाम यहां पे भी आए थे, ये भी सुन लिए होंगे बेटा आपने कोविड में, एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन और बेटा आईसीएमआर। बाबू आईसीएमआर नहीं है, अप्रूव की थी वैक्सीनेशन, इसका तो बहुत ही नाम आया था, सुना ही होगा आपने बेटा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बेटा ये क्या करते हैं, ये भी फैसिलिटेट करते हैं हेल्थ सेक्टर को। यहां 4 बातें हैं, एजुकेशन में 5 बातें थी। सिंपल है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आज सिर्फ रीड करेंगे, एनालिसिस कल करेंगे, आते ही खत्म करेंगे टॉपिक, पास्ट ईयर क्वेश्चन शुरू कर देंगे। इसके बाद बचते हैं इको में 3 चैप्टर, मैंने कल ही बता दिया था 15 से पहले पहले इको खत्म हो जाएगी। चलो जी लो बेटा, एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, पहली बात सुन लो बेटा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन। ठीक है जी, ढंग से पढ़ना, मेरा एनालिसिस कल होगा। ठीक है जी, लाइन कोई ना छोड़ देना बेटा। चलो अभी क्योंकि ये पढ़ने वाला पोर्शन काफी सारा है, जल्दी पढ़ते चलो, कल बात नहीं करेंगे एनसीईआरटी से कुछ भी। तो रखेंगे आज के लिए इतना ही, बाय बाय।